ध्यान दो। तो 17 सबसेक्शन 5 में जो लिस्ट है उसमें क्लियर बोला है कि ये सारे ट्रांजेक्शन्स में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर ना बोल दिया, दिस इज अ नेगेटिव लिस्ट। तो स्टार्टिंग से जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं ए डबल ए बी बी, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसमें आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर अगर वहाँ पे कहीं एक्सेप्ट या अदर देन या अनलेस लिखा हो तो फिर उस पॉइंट पे आपको आईटीसी मिलेगा। इस फॉर्मेट में इसको ध्यान रखना है। अब स्टार्टिंग से देखते जाते हैं, लैंग्वेज के साथ साथ पता चल जाएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है जहाँ पे आईटीसी अवेलेबल नहीं है उसमें बोला मोटर व्हीकल्स। आपने कार परचेज की है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल। अब गाड़ियों के केस में क्या होता है ना, एक अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट है। अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि आप उस गाड़ी में ऑफिशियली कितने लोगों को बिठा सकते हो। अब कितने लोगों को बिठाते हो वो अलग बात है, लेकिन कितने लोगों को बिठा सकते हो उसकी एक ऑफिशियल सीटिंग कैपेसिटी होती है। आपके पास भी जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर होगा उसकी जो आरसी होती है, रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, उस पर आप देखना मेंशन किया होता है अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी। तो अगर आपके पास 2 व्हीलर है, एक्टिवा या ऐसा कोई मोपेड स्कूटर है, तो उसकी ऑफिशियल सीटिंग कैपेसिटी होती है 2 पीपल। बाकी आपने रोड पे देखा होगा कितने बैठे होते हैं, ठीक है। बाइक की कैपेसिटी भी 2 लोगों की होती है। मैंने 5 लोगों को तो बैठे हुए देखा है भाई, 3 4 5। पांचवा कहाँ बैठा होता है आज तक समझ में नहीं आया। बैठा होता है या उसको जो लग रहा होता है कि बैठा है पता नहीं, लेकिन फिर भी 5 लोग बैठे। और ऐसा भी नहीं है कि वे दुबले पतले लोग हैं तो आगे अट्टे कट्टे लोग बैठे और एक बाइक के ऊपर 5-5 लोग बैठ के जा रहे हैं। है कुछ ना कुछ टैलेंट अपनी इंडियन पब्लिक में है कि अपने मैनेज कर लेते हैं। तो भाई किसी भी चीज को 100% एफिशिएंसी से ऊपर जाके कैसे यूज करना है वो अपने को आता है। ऑफिशियली 100% कैपेसिटी मतलब 2 लोग बैठे हैं, अगर 5 बैठे हैं तो आपने 250% कैपेसिटी यूटिलाइज कर ली एक व्हीकल। तो ये हो रहा है, ठीक है, आपने देखा ही होगा। अच्छा 4 व्हीलर में भी तो होता है ऐसा। अब गाड़ियों की अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी नॉर्मली कितनी होती है? 4 सीटर मिनिमम अगर छोटी गाड़ी है, या तो मिड साइज कार है तो 5 सीटर, एसयूवी कैटेगरी का 7 सीटर। आपने देखा होगा 5 सीटर वाले में कितने लोग जा रहे होते हैं, है ना। किसी घर में शादी का फंक्शन है, 10 लोग 12 लोग बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। एक की गोद में एक बैठा हुआ है, ठीक है। ड्राइवर की सीट पे वो अकेला बैठा है, वही बड़ी बात है। हो सकता है वहां पे भी किसी को बिठा ले। बाजू वाली सीट पे 2 बैठे हैं। अच्छा पीछे की सीट पे 3 लोगों की कैपेसिटी होती है, 6-7 लोग बैठे होते हैं। ऊपर से गाड़ी सीएनजी वाली है वो अलग। तो पीछे से गाड़ी देखो तो बेचारे के सस्पेंशन तो नजर ही नहीं आ रहे, है ना। वो ग्राउंड लेवल के एकदम पास में चल रही होती है, वैसा होता है। ये आपने देखा होगा। ये सब फिर भी ठीक है। इससे ऊपर जो लेजेंड लेवल पे आते हैं अपने ऑटो रिक्शा वाले, है ना। स्कूल ऑटो में अगर आप गए हो, अब ऑटो रिक्शा की भी ऑफिशियल सीटिंग कैपेसिटी 3 लोगों की होती है, ठीक है। पर वो 3 लोगों का जो सोफा है 5 तो उस पर बैठे होते हैं। फिर सामने वो लकड़ी का प्लैंक होता है। आप स्कूल टाइम में रिक्शा में ट्रैवल किए होंगे तो आपको पता होगा अच्छे से। तो एक सोफा सीट, एक सामने वो लकड़ी का जो प्लैंक होता है वो। अच्छा उसमें भी ना पैर ऐसे ऑल्टरनेट रख के बैठने पड़ते हैं, वो तो फिर आपके पैर टकराएंगे एक दूसरे से, तो वैसे बैठना पड़ता है। तो वहां पे 4-5 लोग अलग बैठे हैं। अच्छा पीछे जो लगेज रखने की जगह होती है उसमें भी 4-5 बच्चे बैठे होते हैं। तो इतनी सी जगह में 15 बच्चों को फिट कर दिया वो ऑटो वाले ने। यहाँ पे उसका मन भरा नहीं है। आगे जो ड्राइवर बैठा है 2 इस तरफ 2 उस तरफ, एक एक भी नहीं 2-2 होते हैं। अब टर्न लेना है तो फिर वो आजू बाजू वाले टर्न ले रहे हैं, तो ऑटो वाला कौन टर्न ले रहा है पता नहीं, तो वो उनके वजन से भी रिक्शा घूम सकती है, उनको कुछ करना नहीं है ना। अब आप गिन लो टोटल कितने हो गए ड्राइवर को मिला के। आगे 5, फिर वो लकड़ी के प्लैंक के ऊपर 5, 10, सोफे पे 5, 15, पीछे वो जो लगेज रूम है उसके अंदर और, तो 15 से 20 लोग बैठे ऑटो के अंदर। और अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी उसकी 3 लोगों की। अच्छा स्कूल ऑटो में तो ये ठीक है। फिर वो जो मजदूर लोग जा रहे होते हैं वो भी आप देख लो, सुबह शाम आपको दिखेंगे। बटार 4 रास्ते में देखता हूँ तो सुबह भी एक ऑटो में 10-12 लोग जा रहे हैं, शाम को भी उसी ऑटो में इतने लोग वापस आ रहे हैं। अब उनका क्या है, वही है कि भाई बजट कम है, ट्रैवलिंग का खर्चा कर नहीं सकते, तो 3 की ऑटो में 12-12 लोग बैठे हुए हैं। अब ये तो बच्चे भी नहीं है कि स्कूल जाने वाले, छोटे बच्चे हैं, जो एडल्ट लोग हैं, फिर भी वो रिक्शा में इतने सारे लोग बैठे। और अगर कहीं फ्लाईओवर आ गया देख लेना, लिटरली मेरे घर के रास्ते में फ्लाईओवर है, मैं रेगुलर देखता हूँ। फ्लाईओवर पे वो ऑटो खुद मना कर देती है कि मैं तो आगे नहीं जा रहा, तुम लोग देख लो क्या करना। यही होता है। अब 2-4 लोग उतरेंगे, फिर वो जब स्लोप चढ़ जाएंगे फिर ये बैठ जाएंगे। अब स्लोप उतरते टाइम तो ग्रेविटी अपना काम कर लेगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये होता है। बट ऑटो रिक्शा की पूरी जान निकाल देते हैं। 200 सीसी का इंजन है ऑटो रिक्शा का, जो एक बाइक का होता है। अब सोचो 12 लोग बैठे उसमें, क्या हालत हो रही होगी। बट ऐसे ही चल रहा है। तो ओवर यूटिलाइजेशन जो हम करते हैं ना, वो अपने से अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसमें अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन थे 2-4 महीने पहले, तो वहां पे ना पुलिस वालों ने एक ऑटो वाले को रोका क्योंकि वही बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए थे।
अब अपने यहाँ सूरत में जो ऑटो है ना वो छोटे हैं कंपेरेटिवली, काफी स्टेट्स में ना बड़े ऑटो चलते हैं तो उनकी सीटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। उस ऑटो में से 25 लोग निकले, सच बोल रहा हूँ मैं, वीडियो आया था तो पुलिस वाला वीडियो बना रहा था, निकले जा रहे टोटल गिने तो 25 लोग ऑटो में से निकले। सोचो कैसे बैठे होंगे और कितना बड़ा ऑटो होगा वो। अप्रूव्ड कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन आपको पता है इतने लोग, अपने 3 की कैपेसिटी में अगर 12 बैठ रहे हैं तो 25 लोग बैठे हैं तो उसकी कैपेसिटी भी 7 या 8 लोगों की हो सकती है। तो बड़ा ऑटो था, बट 25 पीपल उसमें से निकले और ये वीडियो वायरल हो गया था कि एक ऑटो में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसा होता है, तो ये जुगाड़ पे चलता है, चल सकता है। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है वो समझो। ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ, मोटर व्हीकल या जो कार की बात हो रही है जिसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 लोगों से ज्यादा नहीं। अभी सब ध्यान रखना, ये आपको क्वांटिटी याद रखनी पड़ेगी। अब सोचो ऐसी ऐसी कार या 4 व्हीलर या ऐसा व्हीकल जिसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी है अप टू 13 पीपल, तो अपने या फिर उसमें कितने लोग बैठेंगे? 30-40 लोग तो बैठ ही जाएंगे, है ना? अगर अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 पीपल की तो सोच लो। अच्छा, इसमें ब्रैकेट में क्लियर किया इंक्लूडिंग द ड्राइवर, वो बताना जरूरी था। अपना सवाल पहले ये आता है, ड्राइवर फिर एक और ऐड करने कि इसमें इंक्लूडेड है, पहले ही बोल दिया इंक्लूडेड है और लोगों को मत बिठाना, ठीक है? तो ऐसा व्हीकल अगर आपने खरीदा है, इस पे आपने जीएसटी तो पे किया होगा, लेकिन हम यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट पढ़ रहे हैं, इस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये कि आपने अपने पर्सनल यूज के लिए फैमिली में कार परचेज की जो 5 सीटर है, तो 5 सीटर कार खरीदने पे आपका जीएसटी तो लगने ही वाला है, उस जीएसटी का आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ये क्लियर हो गया। तो अप टू 13 पीपल अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी वाली अगर गाड़ी है या कोई भी मोटर व्हीकल है, उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ही मोर देन 13 पीपल है तो फिर वो वैसे भी ट्रांसपोर्ट वाली कैटेगरी में आ गई, वो पर्सनल यूज में शायद ही आएगी, उसमें बाय डिफॉल्ट आपको जीएसटी का आईटीसी मिल जाएगा। ये क्लैरिफाई कर दिया, क्लियर? लेकिन 13 पीपल से कम या उतने तक की कैपेसिटी हो तो उसमें आईटीसी मिलेगा ही नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस आएंगे। अब यहाँ पे देखो आगे लिखा है एक्सेप्ट करके, तो एक्सेप्ट के बाद जो स्टोरी स्टार्ट होगी उसमें आपको आईटीसी मिलेगा। और क्यों मिलेगा वो आपको अभी रीजन समझ आ जाएगा, मैं पॉइंट्स पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सेप्ट में जो पहला पॉइंट है उसमें बोला दिस व्हीकल हैज बीन परचेज्ड फॉर फर्दर सप्लाई, ये पहली सिचुएशन है। अब फर्दर सप्लाई का मतलब क्या है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे सपोज ऐसा कुछ है, अपने Hyundai का या टाटा मोटर्स किसी का भी एग्जांपल ले लो, ठीक है? टाटा मोटर्स जो है वो कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर कर रही है, दिस इज अ मैन्युफैक्चरर। लेकिन टाटा मोटर्स लोगों को गाड़ियां खुद थोड़ी ना बेच रही है। सिस्टम क्या होता है ना कि कोई एक डीलरशिप परचेज कर लेता है, ठीक है? तो टाटा मोटर्स की किसी ने डीलरशिप ली होगी, ठीक है? ये जो डीलर है ये टाटा मोटर्स से कार परचेज करता है और फिर ये डीलर कस्टमर को गाड़ी बेचता है। तो आप गाड़ी खरीदने के लिए जो शोरूम पे जाते हो ना, वो शोरूम टाटा कंपनी का खुद का नहीं, उसने किसी को फ्रेंचाइज या डीलरशिप दे रखी है कि हम आपको कार सप्लाई करेंगे, कस्टमर को कार बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। अब क्योंकि वो ऑथोराइज डीलर है तो आपको उसके शोरूम के बाहर टाटा मोटर्स का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, लेकिन आप देखना एक डीलरशिप का अलग से नाम भी होता है। टाटा मोटर्स लिखा है लेकिन कुछ ना कुछ नाम रखा होगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये डीलरशिप है, कंपनी का खुद का शोरूम नहीं है। और ऐसा सिस्टम ही नहीं है, सब जगह कंपनी खुद के शोरूम नहीं चलाती, वो तो डीलरशिप के थ्रू ही काम करते हैं, समझ आ रहा है? अब यहाँ पे जो गाड़ी आप खरीद रहे हो ना, ये कार डायरेक्टली आप कंपनी से नहीं खरीद रहे हो, आप डीलर से खरीद रहे हो, समझ में आ रहा है? तो एक ट्रांजेक्शन तो ये हो गया कि टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चरर से डीलर ने गाड़ी परचेज की, फिर डीलर ने वो कार आपको बेची, समझ आया? तो दिस इज वन सप्लाई, दिस इज अनदर सप्लाई, क्लियर ये पॉइंट? अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एक्सेप्शन में, हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डीलर है, जब टाटा मोटर से गाड़ी खरीद रहा है तो इसको जो पेमेंट कर रहा होगा उस पर जीएसटी भी तो दे ही रहा होगा ना, क्लियर? फिर आप जब डीलर से गाड़ी खरीदते हो तो आप जीएसटी पे करते हो। अब पॉइंट ये है कि जो डीलर है ये गाड़ी खुद के यूज के लिए खरीद रहा है या आगे बेचने के लिए खरीद रहा है, तो इसके लिए तो बिजनेस पर्पस हो गया ना। तो इसने जितना भी जीएसटी पे किया उसका उसको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो वही पॉइंट पे यहाँ पे बात हो रही है। एक्सेप्शन में यही बोला कि अगर आपने गाड़ी खरीदी है फॉर फर्दर सप्लाई, आगे बेचने के लिए, तो आपको आईटीसी मिलेगा। तो अगर मैं डीलर की बात कर रहा हूँ तो वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, लेकिन कस्टमर की बात करूँ तो जो गाड़ी पर्सनल यूज के लिए खरीद के लेके गया उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इसने जो जीएसटी भरा ना वो उसकी कॉस्ट है, उसका कोई बेनिफिट नहीं। लेकिन डीलर ने यहाँ पे जो जीएसटी भरा उसका आईटीसी वो आमने सामने ले सकता है, समझ में आया? तो एक्सेप्शन में या फर्स्ट पॉइंट में डीलर की बात होगी। लॉजिक क्लियर हो गया क्यों आईटीसी मिल रहा है? अब वो 4 सीटर गाड़ी बेचे या 8 सीटर बेचे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो गाड़ी बेच रहा है, उसका काम बिजनेस है, पर्सनल नहीं है, इसको आईटीसी मिलेगा। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन कवर होगी। नेक्स्ट देख लो, सेकेंड पॉइंट में बोला है आपने मोटर व्हीकल खरीदा है, भले वो 13 पीपल से कम कैपेसिटी का हो, लेकिन आपका पर्पस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मतलब आपने एज अ कैब सर्विस या एज अ टैक्सी सर्विस गाड़ी खरीदी। अब ये ओला उबर में जितने भी ड्राइवर्स एसोसिएटेड है,
आपको पता है कि गाड़ी उनकी खुद की होती है, ओला वाले की नहीं है। ओला वाला सिर्फ एग्रीगेटर है, वो सारे कैब ड्राइवर्स को ऐप के थ्रू लिंक करके कस्टमर्स दिलवा रहा है, कमीशन चार्ज कर रहा है, गाड़ियों में उसने इन्वेस्ट नहीं किया। तो आपने कार परचेज की एज अ टैक्सी ड्राइवर उसको चलाने के लिए, और उसको आपने ओला में रजिस्टर करा दिया। तो ये जो कार का पर्पस है, ये पर्सनल है या बिजनेस है? बिजनेस है ना, आप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए गाड़ी खरीद रहे हो। तो उस सिचुएशन में आपको उस गाड़ी पे पे किए हुए जीएसटी का पूरा आईटीसी मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही जो पॉइंट है, इसमें जो कस्टमर है ना, एक्चुअली में उसने कैब सर्विस के लिए गाड़ी खरीदी, तो उसने जो जीएसटी इसको पे किया होगा वो उसका आईटीसी ले सकता है। कैसे लेगा? क्योंकि कैब जब चलाएगा तो आगे जो भी पैसेंजर बैठेंगे उनसे जीएसटी कलेक्ट करेगा ना, तो वहां से सेट ऑफ ले सकता है। आया समझ में? तो पर्पस पे डिपेंड करता है। बिजनेस यूज के लिए गाड़ी खरीदी है तो आईटीसी मिलेगा, पर्सनल यूज के लिए खरीदी है तो नहीं मिलेगा। सिंपल पॉइंट है। तो दो एग्जांपल हो गए। तीसरा एग्जांपल, ये मोटर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है। कुछ एक्सपीरियंस इसका देखा? सुबह सुबह लोग गाड़ियां चला रहे थे, डरे डरे घूम रहे होते हैं, ना लेफ्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं, और हॉर्न बजा दो तो ऐसे घबरा जाते हैं कि स्टीयरिंग कहीं भी घुमा देंगे वैसा। ठीक है, तो ये मोटर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वाले जो हैं, अब पता नहीं इनको क्या जादू आता है, 8-10 दिन 12 दिन का कोर्स होता है, उसमें गाड़ी सिखा देते हैं। तो इतने दिन में सच में गाड़ी सीख जाते हैं कि आप में से किसी ने ज्वाइन किया कोई मोटर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट का भी एक्सपीरियंस लिया, तो 10-12 दिन में उतने अच्छे से गाड़ी चलानी आ जाती है, या बाद में फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है? प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, आ जाती है, डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता 10-12 दिन में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता होगा कि अब गाड़ी लेके निकल जाओ। बाद में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बेसिक सिखा रहे हैं ना, अल्टीमेटली तो वही है ना, एक्सीलेटर कौन सा है, ब्रेक कौन सी है, क्लच कौन सा है, ये सब सिखाना बहुत जरूरी है। तो फिर जब कोई सामने आ जाता है तो ब्रेक के बदले एक्सीलेटर दबा देते हैं, तो वो रिस्की हो जाता है। तो पहले तो ये सिखाना पड़ेगा कि ये सब चीजें कैसे ऑपरेट हो रही है। तो 10-12 दिन में आपको कोर्स करवा रहे हैं। अब वो कैसे होता है ना, जब पहला दिन होता है ना, स्टार्टिंग में तो आपको ना सुबह सुबह 6 बजे डुमस वाले वेसू वाले रोड पे लेके जाते हैं, जो खाली रोड है, क्योंकि अभी अभी आपको कुछ आता नहीं है, कौन सा एक्सीलेटर कौन सा ब्रेक पता तो है नहीं। तो खाली रोड पे लेके जाते हैं सुबह सुबह के टाइम में, कि गाड़ी इधर उधर हो भी गई तो किसी को चोट नहीं लगेगी। तो पहले 2-3 दिन वहां चलवाएंगे, थोड़ा बहुत ग्रिप आ जाएगी, फिर आपको दोपहर को 2-2:30 बजे सिटी लाइट अठवा गेट वाले रोड पे लेके आएंगे। फिर जब लास्ट दिन होता है तब शाम को ट्रैफिक वाले स्टेशन रोड पे, भागल चौक पे, वराछा में, वो सब एरिया में ले जाएंगे, फुल ट्रैफिक है, और वहीं तो आपका असली टेस्ट है, आप गाड़ी चला पा रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, वो जो गाड़ी में आपको सिखा रहे हैं, तो वो गाड़ी घर से लेके जानी पड़ती है या वो लोग प्रोवाइड करते हैं? अभी तो वो भी हो गया, कार कौन सी सीखनी है ना, उस हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं। पहले तो स्टैंडर्ड था कि भी इतने पैसे देने और आपको कार सिखा देंगे। अभी आप बोलोगे छोटी गाड़ी में सीखना है या बड़ी गाड़ी में सीखना है, तो चार्जेस वो लोग उस तरीके से ले रहे हैं, वैसा है। अब ये जो मोटर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वाला है, जो गाड़ी आपको सिखा रहा है, तो कार तो उसकी खुद की है ना, आपको तो लेके जानी नहीं, तो उसने वो कार परचेज की होगी तो उसका जीएसटी लगा होगा कि नहीं? अच्छा, वो गाड़ी उसने पर्सनल यूज के लिए खरीदी है कि आपको सिखाने के लिए? अब जो सिखा रहा है वो फ्री में सिखा रहा है, पैसे चार्ज कर रहा है, तो इस पे भी तो जीएसटी लगता है। तो उसके लिए तो ये आउटपुट सर्विस हो गई ना। तो उसने मोटर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के पर्पज से जो गाड़ी खरीदी है, उस पर वो जीएसटी पे कर रहा है, तो आगे आपसे भी तो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, तो उसको आईटीसी का बेनिफिट यहाँ पे मिलना चाहिए। आया समझ में? तो ये पॉइंट हो गया ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वाला। अब ये ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वाला कोई सीख रहा होता है, अपने आजू बाजू जा रहे होते हैं, थोड़ा टेंशन होता है, मैं तो दूर ही रहता हूँ या तो अच्छा हॉर्न नहीं बजाने का, ये डर जाएंगे तो क्या पता स्टीयरिंग किस तरफ घूम गए, ठीक है, ब्रेक मार दी तो और पंगा है। तो चुपचाप निकल जाओ, इनको हॉर्न मार के परेशान मत करो, क्योंकि डरे हुए होते हैं। अच्छा, सूरत का ट्रैफिक भी कम नहीं है, कोई गाड़ी चलाना सीख रहा हो और आजू बाजू से अपनी पब्लिक कैसे चला के जाती है अपने को पता है, पर वो ठीक है, ऐसे जाना भी चाहिए ना, उसको रियलिटी फील होनी चाहिए। अब आप उसके साथ एकदम ऐसे दया भावना से चल रहे हो कि तो सीख रहा है, चलो धीरे चलाएंगे, तो जब सीख के निकलेगा, फिर जब उसको रियलिटी पता चलेगी तो डाइजेस्ट नहीं होगी। तो लोग टेढ़ा मेढ़ा चला के जा रहे हैं ना, तो उसको पता चल रहा है कि ऐसा ही है, और अगर सीखने के बाद गाड़ी लेके निकलूंगा तो इनसे डील करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक मिलती है रोड पे, वो अपने आप ट्रेनिंग दे देती है कि सूरत में गाड़ी चलानी है तो आपको कितना बोलते हैं ना संभल के चलना है या फिर कितना ध्यान रखना है, पता चल ही जाता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे है। पॉइंट ये है कि आप ऑटोमोबाइल डीलर के फॉर्म में कार परचेज करो, आप कैब सर्विस के लिए कार परचेज करो, या ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के लिए कार परचेज करो, आप सामने टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हो, तो उस गाड़ी पे किया हुआ पूरा जीएसटी जो है वो आईटीसी के फॉर्म में आपको मिलेगा। आया समझ में? तो तीनों पॉइंट्स को हाईलाइट करके बाजू में लिख लेना, आईटीसी करके टिक मार्क कर लेना। लास्ट डे पे फिर कंफ्यूज नहीं हो जाओ कहाँ आईटीसी मिलता है कहाँ नहीं, वो नहीं होना चाहिए। तो रिवीजन के टाइम पे इजीली रिवाइज हो सके, वो ध्यान रखना। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? तो नॉर्मली 13 सीटर कैपेसिटी की कार है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो उस पे आईटीसी नहीं मिलता। एक्सेप्शन में 3 एग्जांपल्स है जहाँ आईटीसी मिलता है, तो स्पेसिफिक हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें कोई भी हो सकता है। अभी अप टू 13 सीटर वालों के लिए पॉइंट एप्लीकेबल है। रीजन बीइंग, सुन लो एक बार, अगर मोटर व्हीकल की अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है,
तो ये सब पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वहां तो आईटीसी वैसे भी मिलने वाला है। जहाँ 13 सीटर तक है वहां पे आईटीसी पे रिस्ट्रिक्शन है, बट फिर उसमें अगर ये 3 पॉइंट्स है तो आईटीसी मिलेगा। तो आपकी कार 5 सीटर हो, 4 सीटर हो, 7 सीटर हो, 10 सीटर हो, बिलो 13 या अप टू 13 कोई भी कैटेगरी हो सकती है, अगर ये 3 पॉइंट्स में कवर हो रही है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। फिर कितनी सीट्स है वो सोचने का मतलब नहीं, क्योंकि 13 से ऊपर होगी तो वैसे भी सबको आईटीसी मिलता है, उसमें एक्सेप्शन वाली कोई बात ही नहीं। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब जो डबल ए वाला पॉइंट है, इसमें बात हो रही है वेसल और एयरक्राफ्ट की। ये सब चीजें अपने बजट से बाहर है, क्योंकि मोटर व्हीकल तो चलो ठीक है, अब वेसल का मतलब शिप हो गई, एयरक्राफ्ट का मतलब आपको पता ही है, तो ये सब तो अपने बजट में आने वाली चीजें नहीं। पॉइंट ये है कि आपने वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदा, उस पर भी जीएसटी लगता है, उसका आईटीसी नहीं मिलता है। लेकिन एक्सेप्शन में जो पॉइंट्स लिखे हैं उस कंडीशन में आईटीसी मिलेगा। अब एक्सेप्शन में जो पॉइंट्स है ना वो सेम है, जो ऊपर हमने देखे वही है, देख लो। फर्दर सप्लाई मतलब डीलरशिप वाला पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन मतलब बिजनेस पर्पस हो गया। अब एक है कि आपने अपने पर्सनल यूज के लिए चार्टर प्लेन खरीदा, है ना, मतलब अपने बजट के बाहर की बात है इसलिए डाइजेस्ट नहीं होती, बट ठीक है, अंबानी के बच्चों की बात करें, ठीक है, तो चार्टर प्लेन खरीद लिया उन्होंने अपने खुद के प्राइवेट यूज के लिए। अब उसमें कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो है नहीं, पर्सनल यूज हो गया, तो उसका एटीसी उनको नहीं मिलेगा। लेकिन एक एयरलाइन कंपनी अगर एरोप्लेन खरीद रही है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए, तो टिकट पे आपसे जीएसटी चार्ज करेगी ना, तो फिर वो प्लेन पे उन्होंने जितना जीएसटी भरा होगा उसका आईटीसी वो ले सकते हैं। तो ये उस कंडीशन में है। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, अच्छा जैसे गाड़ी चलाना सिखाना पड़ता है, तो शिप और एयरक्राफ्ट चलाना भी सिखाना पड़ता होगा, उसमें तो ट्रैफिक का टेंशन ही नहीं है, फिर भी सिखाना पड़ता है। कहीं भी घुमा दो ना, रोड पे चलाना है ना कुछ, ऐसा होता नहीं, ऑब्वियसली हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब एयरक्राफ्ट है तो उसमें एल्टीट्यूड का ध्यान रखना पड़ता है। अब एक्चुअली में एयरक्राफ्ट का सिस्टम है वो कैसा है, अलग अलग एल्टीट्यूड पे एरोप्लेन उड़ रहे होते हैं, कितनी बार ऊपर से भी प्लेन जा रहा होता है, तो वो हाइट पे चलाना पड़ता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो हाइट पे चलाना है चलाओ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बोला है कि भाई 28,000 फीट पे रखना है तो उसी पे रखना है। आप होशियारी मार रहे हो, बोले नहीं और ऊपर जाएंगे, 30 पे चले गए, अब 30 पे को और प्लेन आ रहा होगा सामने से, फिर दोनों और ऊपर चले जाएंगे, तो वो नहीं करना है, ठीक है, तो ध्यान रखना होता है। तो वहां पे भी चलाना सिखाना पड़ेगा। अच्छा पानी में, शिप वाले केस में, उसमें भी तो आपको नेविगेशन सिखाना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं पानी में कौन टकरा जाएगा कहीं भी चलाओ, वैसा नहीं होता है। तो उसमें भी जो मोटर ड्राइविंग जैसे स्कूल था, वैसे ही एयरक्राफ्ट सिखा चलाने के लिए या वेसल चलाने के लिए भी ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं। वो लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने वेसल या एयरक्राफ्ट पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्होंने जो जीएसटी भरा है उसका एटीसी वो ले सकते हैं, सेम जैसे यहाँ पे हमने देखा सिमिलर पॉइंट। और इसमें एक पॉइंट ऐड हो गया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो वेसल और एयरक्राफ्ट कार्गो वाले होते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं, तो वो भी टैक्सेबल सर्विस है, तो उनको आईटीसी मिलेगा। तो ये पॉइंट्स हो गए। इसके बाद एक पॉइंट आया एबी वाला। अब इसमें ना व्हीकल से रिलेटेड एंसिलियरी सर्विसेज की बात हो रही है। सिंपल एग्जांपल, जैसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस। अब आपने अपने पर्सनल यूज के लिए गाड़ी खरीदी, उसको सर्विस भी तो करवाते होगे, उसका इंश्योरेंस भी करवाते होगे, इन सब पे जीएसटी लगता है, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि पर्सनल यूज हो गया। लेकिन यही गाड़ी आपने मोटर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के लिए खरीदी है, तो वो गाड़ी की तो सर्विसिंग रिपेयरिंग की जरूरत ज्यादा पड़ती होगी, उसका भी इंश्योरेंस करवाते होगे, वहां पे जो जीएसटी भर रहे हो ना उसका आईटीसी मिलेगा, क्योंकि वो गाड़ी का यूज प्रोफेशनल है या कमर्शियल है, उस पर आगे जीएसटी कलेक्ट हो रहा है। तो उस गाड़ी के पीछे जितना भी खर्चा हो रहा है, चाहे वो रिपेयरिंग हो, सर्विसेज हो या इंश्योरेंस हो, उस पर पे किए हुए जीएसटी का आईटीसी आपको मिलना चाहिए। लॉजिकल है, समझ में आ रहा है, रिलेट हो गया। तो यही कंडीशन यहाँ पे पॉइंट ए बी में बोली हुई है। तो ऊपर वाले जो पॉइंट्स थे दोनों उसी से कनेक्टेड है, और एंसिलियरी सर्विसेज बात यहाँ पे कर दी।